उमा अपने बेटे के लिए सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़के ढूंढ रही थी। उमा चाहती थी कि भले ही उसके घर में एक गरीब लड़की आए, लेकिन उसमें संस्कार की कोई कमी ना हो। उमा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने संस्कारों के साथ घर को जोड़ कर चल रही थी। विमला, तुझे ही याद कर रही थी। तुझसे कितने दिन हो गए कहते हुए कि मेरे बेटे के लिए एक सुशील संस्कारी लड़की ढूंढते, लेकिन नहीं, तूने तो मेरे बेटे के लिए सुशील और संस्कारी छोड़कर एक तरह की लड़की दिखा दी। लेकिन जो मुझे चाहिए तू वो तो ढूंढ पा ही नहीं रही है। तूने मुझे कोई आसान काम नहीं दिया है। तू मुझे नमक के ढेर में चीनी के दाने को चुनने को कह रही है। अरे आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियाँ। अब तो गांव की लड़कियाँ भी मॉडर्न हो चुकी है। हाँ, तुझे भले ही ये काम मुश्किल लग रहा है, लेकिन देख लियो तू भी, मैंने जो ठानी है ना अपनी संस्कारी बहू लाने का, वो तो मैं ला कर ही रहूंगी। हाँ ठीक है, मैंने भी इतना बोल लिया कि गला सूख गया। चाय पिला दे, अब आ ही गई हूँ तो। हाँ, तू तो आती ही है दोनों टाइम चाय के लालच में। और सुन, शाम में मार्केट चलेंगे साथ, फ्री होकर खुद ही आ जाइयो। अब देर शाम विमला और उमा मार्केट के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन दोनों को बातें करते हुए जाते हुए कई देर हो गई थी। तभी उन्हें सामने से एक लड़की भागती हुई नजर आती है, जिसके पीछे 2-3 लोग होते हैं। अरे बहन जी, यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा क्या आपने? चोरनी है एक नंबर की। हे प्रभु, चोर और वो लड़की! राम रे राम, कैसा जमाना आ गया है, लड़कियाँ भी चोरी करने लगी हैं। अरे आपने देखा है तो बताओ, आज तो उसे छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं, हम दोनों तो अपने में ही लगे थे। वो तो हमने आप लोगों को भागते देखा तो हमें लगा कि कुछ हुआ है, उससे पहले हमने कुछ देखा ही नहीं। अरे जल्दी आओ भाइयों, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, आज तो पुलिस में दे देंगे उसे। इतना बोलने के बाद ही वो लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं। अब इधर उमा पेड़ के पीछे छुपी लड़की से कहती है, अरे बेटी बाहर आ जाओ, गए वो लोग, तुम ठीक तो हो ना? अरे माताजी, बहुत धन्यवाद आपका। ऊ का है कि आप हमारी जान बचाई है, वैसे हमका चंदा कहते हैं। चंदा? अरे बड़ा प्यारा ही नाम है तुम्हारा। वैसे तुमने सच में चोरी की है क्या? घर कहाँ है तुम्हारा? अरे तू भी कहाँ इस चोरनी के गले लग रही है। चल यहाँ से, वरना बाद में तू गिन भी नहीं पाएगी कि तेरा क्या क्या चोरी हो गया। ए बिना कत्थे की पान की शक्ल वाली मौसी, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? हमको तुम चोर बुला रही हो, लेकिन हमने तुम्हारी अम्मा चुराई है का? बोलो, का सबूत है कि हम चोर हैं? अरे अभी वही लोग जो यहाँ से गए हैं, वही तो कह रहे थे कि तुमने चोरी की है। ये सही है, एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना चोरी करो। देखो अम्मा की उम्र की काकी, हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना एक का ही कंटाप में तुमको तुम्हारी अम्मा याद दिला देंगे। लेकिन हमारी अम्मा कहती है अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। चलिए अब रास्ता नापिए अपना। बेटी तुम जाओ, इसे तो ऐसे ही बिना बात का मुद्दा बनाने की आदत है। क्या बात है उमा, तू भी इसकी साइड ले रही है? तुझे अपनी मासूम सी विमला का भोला चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? उमा उस लड़की को देखकर बस उसे देखते ही रह गई थी। उसके बोलने का अंदाज, उसके चलने का ढंग, डरना, छुपना, सब उमा के दिमाग में चल रहा था। इधर जब दोनों बाजार पहुंचते हैं तो सब्जियां लेने के बाद जब दोनों घर आने लगते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले मंदिर के बाहर उमा उसी लड़की को देखती है। अरे ये वही चोरी लड़की है ना? देख उमा, कैसे गरीब बच्चों को खाना खिला रही है। हाँ विमला, तू सही कह रही है, ये तो वही लड़की है। तो क्या ये चोरी किए पैसों को इसलिए तो नहीं चुराती ताकि वो इन गरीब बच्चों की मदद कर सके? नहीं, ये चोरनी क्या किसी की मदद करेगी, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है। सुन विमला, अब तो तू मेरे घर में शादी की तैयारी कर, मैं अपने बेटे की शादी जल्दी ही करवाने वाली हूँ। क्यों? अब तू क्या अपने बेटे के फेरे बिना लड़की के करवाएगी, या फिर जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? चल तो चुपचाप मंदिर में, मुझे पुजारी जी से कुछ काम है। अब उमा मंदिर जाती है और मंदिर के पुजारी से बातचीत करती है और विमला दूर खड़े उमा, पुजारी और दूसरी तरफ उस लड़की को भी देख रही थी। उसके समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। ये उमा क्या बातें कर रही है? वैसे तो मुझे दोस्त कहती है, देखो तो कैसे मुझे दूर खड़ा कर रखा है। 2 दिन बाद ही मेरे बेटे की शादी है, अपने पास वाले मंदिर में पहुँच जाइयो समय से। तुझे मुँह से ही कह रही हूँ, क्योंकि तू इसी लायक है। क्या बात बोल रही है तू? तेरे बेटे की शादी? अरे उसके लिए लड़की की भी तो जरूरत होगी ना। देख, उसकी चिंता तो तू मत ही कर, क्योंकि वो सब तो हो चुका है, बस तू बारात में शामिल हो जाइयो। लगता है तो इतने दिनों में अपने बेटे के लिए लड़कियां देखते देखते पागल हो गई है।
विमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उमा अपने बेटे की शादी की बात घर में सबको बताती है और कहती है कि शादी की तैयारी शुरू कर दी जाए। और होता भी ऐसा है। उमा के बेटे की शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। 2 दिन बाद तय समय पर पास वाले मंदिर में उमा के बेटे की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद विमला को यकीन होता है कि उमा सच कह रही थी। अब वो उमा के घर भागी भागी आती है। उमा, तूने तो सच में अपने बेटे की शादी कर दी। मुझे तो ये मजाक लग रहा था, लेकिन तूने अपने बेटे की शादी मंदिर में क्यों की? चल की तो की, लेकिन लड़की कौन है, कैसी है, कुछ तो बता। अरे हमारी सासू मैया की आइटम भी धरी है। काकी प्रणाम, पहचानी हमको? उमा, तूने इस चोरनी को अपनी बहू बना लिया, लेकिन क्यों? तुझे मैं ढूंढ कर देती ना सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की। हाँ, और तब तक मेरा बेटा 80 साल का हो जाता। तूने ये सही नहीं किया। चंदा तो घर में सबको पसंद है, और पुजारी जी से भी मैंने अपनी गरीब अनाथ बहू की कुंडली भी निकलवा ली। मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी, और ये चोरी नहीं है, समझी तू? तो दोबारा मेरी बहू को चोर कहने की हिम्मत भी मत करियो विमला। का समझी काकी? अब हम एक ही बहुरिया है, तो हमसे 2-5 बतिया ना, तो हम सासू माँ से कहकर अच्छी कुटाई करवाएंगे। अरे उमा, तूने ये क्या किया? तुझे पता भी है इसे ठीक से और इज्जत से बात भी नहीं करने आती है। 2-5 और कंटाप, ना जाने क्या क्या बोल रही है। अरे काकी, इतना काहे सोच रही है हमारी भाषा के बारे में? वो तो ऐसा ही है। अब का करे, माँ बाप बचपन में ही हमको छोड़ गए थे मंदिर पर। पुजारी जी ने हमका सहारा दिया, बड़ा किया, और जब काबिल हुए तो हम देखे हमरे जैसा ना जाने कितना बच्चा रोज मंदिर के बाहर मिलता है। बस वो दिन से हम टेंशन छोड़ दिए और बिंदास जीने शुरू करिए। वो बच्चा लोगों के साथ छोटा मोटा पॉकेट मार कर वो बच्चा लोगों को आइसक्रीम, चॉकलेट ये सब खिलाते हैं हम। अब कौन कछु कहे या ना कहे। चंदा अनाथ थी। वो जिस तरह अपना गुजारा कर रही थी, वो भी उमा पुजारी जी से पता लगा चुकी थी, और उसे चंदा बहुत पसंद आती है, जिस वजह से चंदा को उमा अपने घर की बहू बना लेती है। हालांकि उमा के घर में सभी रहा करते थे, उसकी बड़ी बहू, बड़ा बेटा, उमा का पति और उमा। बहू, सुबह उठकर तुझे मिलजुल कर काम करना है, और अगर कभी तुझे लगे कि घर में तेरी किसी से भी दिक्कत है और तू काम नहीं कर सकती है, तो घर की बात घर में ही रहेगी और तू मुझे बताएगी। माँ जी, वो का है ना, हमने कभी अपना परिवार नहीं देखा है। माँ बाप के घर की छत तक नसीब नहीं हुई हमका, और भगवान ने जब हमका इतना बड़ा घर और परिवार दिया है, तो हम एक इज्जत काहे नहीं करेंगे? ये हुई ना बात। चल बहू, तू जाकर बड़ी बहू के साथ काम में हाथ बटा दे, तब तक मैं इस विमला के साथ मोहल्ले में मिठाई बांट दूं। उमा की अनाथ बहू सच में अपनी जिम्मेदारी समझती है और उसे अच्छी तरह से निभाती भी है। जैसा उमा ने सोचा था, बिल्कुल उसी तरह। पूजा अनुराधा को सुनाते हुए बोलती है, यार, तुझे कितनी बार बोला है कि लेट मत किया कर, लेकिन तुझे लेट करवाए बिना चैन नहीं मिलता। और अब देख, आज फिर से तूने लेट करवा ही दिया ना। तुझे क्या मजा आता है क्या लेट करवाने में? यार, क्यों मेरा सर खा रही है? तू मेरा सर खाएगी, फिर मुझे दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। दवाई नहीं, चॉकलेट हो गई है ना, जो बड़े मजे से बोल रही है कि मुझे दवाई खानी पड़ेगी। अरे जरा तो खुद के बारे में सोच लिया कर। दवाई पर ही जिंदा रहना है क्या तुझे जिंदगी भर? सच में तेरी बातों से ना मेरे सर में दर्द ही हो गया है। मैं तैयार तो हो ही गई हूँ, बस 5 मिनट रुक जा, मैं सर दर्द की दवाई खाकर आती हूँ, फिर चलते हैं कॉलेज। भगवान, इसकी दवाई का पत्ता किसी दिन ऐसी जगह फेंको कि भले ही इसका सर दर्द होता रहे, लेकिन इसको दवाई ना मिले। बात बात पर दवाई खाने की आदत हो गई है इसे तो। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, तभी तो दवाई खा रही हूँ ना। बिना किसी परेशानी के क्यों ही लेगा कोई दवाई? और तेरी बकवास सुन के ना सच में अच्छे खासे इंसान के सर में दर्द हो जाए। हाँ, ये भी तो मेरी ही गलती है ना, जो तेरे बोलने पर मैं ही रोज सुबह तेरे घर आ जाती हूँ ताकि हम साथ में कॉलेज जाएं। इससे तो अच्छा ही होता कि तू खुद अकेले जाए, तब सर में दर्द नहीं होगा तेरे, है ना? अब बकवास किए जा रही है, तब तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा था? अनुराधा दवाई खा लेती है और फिर दोनों सहेली बातें करते करते कॉलेज चली जाती हैं। अनुराधा की ये आदत सच में बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसे छोटी छोटी दिक्कत परेशानी के लिए दवाई लेने की जरूरत पड़ती थी और अनुराधा बिना किसी डॉक्टर से पूछे ही दवाई लेती रहती थी।
ऐसे ही एक दिन अनुराधा अपनी माँ आरती के साथ बाजार से आ रही थी। तभी रास्ते में बारिश से बचने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। दोनों हल्के हल्के भीग भी जाते हैं। तभी अनुराधा को जोर जोर से छींके आने लगती है। अनुराधा को छींकते हुए देखकर उसकी माँ आरती बोलती है, अरे इतनी तो तू बारिश में भीगी भी नहीं है जितनी तुझे छींके आने लगी। तू तो सच में छुई मुई नाजुक सी है। बारिश की बूंद पड़ी नहीं और तेरी तबीयत खराब होने लगी ना। माँ, तबीयत खराब होती है तो मैं उसके लिए दवाई भी तो अपने साथ लेकर ही घूमती हूँ ना। रुको, मैं पहले दवाई खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तू बाजार से सब्जी लेते टाइम भी क्या अपने साथ दवाई लेकर आई है? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? हम तो बस बाजार ही आए हैं, तो मैं बाजार में अपनी दवाई नहीं ला सकती हूँ। मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, वहाँ भी अपनी दवाई लेकर चली जाती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझसे पूछना अपनी बेटी को छोटी छोटी परेशानी के लिए दवाई पर निर्भर देखकर क्या मुझे अच्छा लगता है? दे इधर मुझे ये दवाई। माँ, मुझे दवाई दे दो, मेरा जुकाम अभी और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जुकाम बुखार बन जाएगा। फिर आप पट्टी बदलती रहना मेरे सर की, ठीक है ना? हाँ, पट्टी ही बदलवा तू, ये नहीं कि कुछ ताकत वाली चीजें खाऊं जो तेरे शरीर को भी फायदा करेंगी। तुझे यहाँ वहाँ कहीं का भी सड़ा गला खाना खा लेना है और फिर उस पर ये दवाई खानी है। बारिश हल्की हो गई है माँ, अब चलो जल्दी से घर चलो। मैं घर जाने के बाद एक बुखार की भी दवाई खा लूंगी, ताकि अगर बुखार हो भी रहा हो ना तो भी ना हो। तुझे दवाई में कुछ अच्छा स्वाद आता है क्या, जो इतनी ज्यादा दवाई खाती है? अरे एक दिन में डॉक्टर जितनी दवाई नहीं देता होगा, उससे ज्यादा तो तू अकेले ही खा जाती होगी। माँ, आप गलत ही सोचती हो। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको जरा भी शरीर में दिक्कत हो रही है ना, तो तुरंत दवाई ले लो। जरा सा जुकाम कब बड़ा बन जाएगा, किसी को कुछ थोड़ी पता है। अच्छा, लेकिन अगर तुझे अपना जुकाम ही ठीक करना था तो रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लेती, खुद ब खुद ठीक हो जाता जुकाम। आरती बोल तो रही थी, लेकिन अनुराधा अपनी माँ की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देती और जुकाम की दवाई खा ही लेती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी घर आ जाते हैं। अनुराधा की बात बात पर दवाई खाने वाली आदत से तो हर कोई वाकिफ था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अनुराधा घर पर अकेली होती है। तभी उसकी पड़ोसन विमला आकर उससे कहने लगती है, अरे अनुराधा, तेरी माँ कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम था, कहीं बाहर गई है क्या वो? मम्मी तो अभी घर पर नहीं है। बताओ आंटी, कुछ चाहिए तो? वो मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि अगर तेरी माँ होती घर पर तो मैं अपने घर ले जाती। वो क्या है ना, थोड़ी मदद भी हो जाती, लेकिन अब तो वो घर पर ही नहीं है। आंटी जी, आपको मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? चलो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अनुराधा विमला के साथ उसके घर चली जाती है। अनुराधा सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है। अनुराधा का हाथ कट गया था। विमला जल्दी से पानी में उसका हाथ डालती है और एक कपड़े से पोंछने लगती है। अनुराधा विमला को रोकते हुए कहती है, आंटी जी, आप मेरे लिए एक गिलास में साफ पानी लेकर आना। बेटा, पहले ये खून जो बह रहा है इस पर पट्टी लगा दूं, फिर लाती हूँ तेरे लिए पानी। अरे नहीं आंटी, रहने दो, मेरे पास दवाई है, मैं दवाई खा लूंगी और बैंडेज भी लगा लूंगी, खुद ठीक हो जाएगा। आप बस पानी दे दो, दवाई है मेरे पास। बेटा, दवाई क्यों खानी है? मैं अभी तेरी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ, देखियो कैसे ठीक हो जाएगी। दवाई खाकर क्यों अपना मुंह का स्वाद खराब करना चाहती है? बिना दवाई के ही जब ठीक हो जाएगी चोट। नहीं आंटी जी, मेरा बिना दवाई खाए नहीं चलता, आप बस पानी दे दो। पता नहीं क्या अजीब लड़की है, लोग दवाई खाने से भागते हैं और ये दवाई से ऐसे खा रही है जैसे खाना खाने के बाद लोग चूरन खाते हैं। अनुराधा, जा तू अपने घर जाकर ही दवाई खा, मुझसे दवाई की बदबू नहीं बर्दाश्त होती। विमला अनुराधा को घर से जाने के लिए बोल देती है। अनुराधा वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। अनुराधा की बात बात पर दवाई खाने की इस आदत से हर कोई परेशान था, लेकिन अनुराधा किसी की बात को सुनना जरूरी ही नहीं समझती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। ऐसे ही एक दिन अनुराधा ज्यादा दवाई खाने की वजह से उसे उल्टियां आने लगती है और बार बार अनुराधा को उल्टी करते देखकर आरती अनुराधा के पास जाती है और बोलती है, देख रही है तू बिना बात के दवाई खाने का नतीजा। आज इतनी ज्यादा तेरी हालत खराब हो गई है। माँ, ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बाहर का कुछ ऊट पटांग खा लिया होगा। अभी मैं दवाई खा लूंगी तो तुरंत ठीक हो जाऊंगी। एक बार थोड़ी उल्टी तो बंद हो। कभी अपनी दवाई को दोष मत दियो,
तू हर वक्त तो दवाई खा रही है, इसीलिए इतनी तबीयत खराब हो गई है। रुक, मैं तेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ, तुझे अच्छा महसूस होगा। आरती अनुराधा के लिए नींबू पानी लेने जा ही रही थी और कुछ देर बाद आरती नींबू पानी लेकर आती है तो देखती है कि अनुराधा चक्कर खाकर जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर आरती जल्दी से अनुराधा को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर अनुराधा का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद अनुराधा को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। काफी देर बाद जब अनुराधा को होश आता है तो डॉक्टर अनुराधा और आरती को बताते हुए कहते हैं, देखिए, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन की दवाई खाने से इनके शरीर में काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। प्रॉब्लम हो गई है? क्या प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर साहब? इन्हें खाने को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे पेट फूलता है। और आप इन्हें तरल पदार्थ ही खिलाएं और ज्यादा ध्यान दें कि ये कोई भी दवाई ना खाएं बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बात बात पर दवाई खाना छोड़ देती है, क्योंकि अब जरा सी भी दवाई खाना उसके लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता था। बबली हनुमान जी की परम भगत थी। वो न सिर्फ मंगलवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर जाया करती, बल्कि हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाती और हनुमान जी की पूजा के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करती। एक रोज हर दिन की तरह बबली हनुमान जी के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन कांता मिल जाती है, जो बबली को देखकर कहती है, बबली, हनुमान जी की पूजा करके आ रही है? हाँ आंटी जी, मेरी तो सुबह की शुरुआत ही हनुमान जी की पूजा से होती है। बेटी, तू तो लड़की है और हनुमान जी की पूजा करने की जगह शिव जी की पूजा करेगी तो अच्छा पति मिलेगा तुझे। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, अब आपकी आस्था होगी आप वही करोगी ना। और ऐसा नहीं है कि मैं शिव जी को नहीं मानती, लेकिन मेरी श्रद्धा हनुमान जी में कुछ ज्यादा है। हाँ हाँ, तभी तो तेरी शादी नहीं हो पा रही है। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही थी। आंटी जी आप मेरा भला सोचना छोड़ ही दो, क्योंकि उसके लिए मेरे घर वाले हैं। जैसे ही कांता ये सुनती है वैसे ही कांता भनभनाते हुए बबली से कहते हुए जाने लगती है, बताओ, आजकल के बच्चे भी बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए हैं। मैंने तो भले के लिए समझाया, पर क्या ही कर सकते हैं। हाँ, बड़ों की इज्जत हम ही तो करें। ये शुरुआत आप ही कर लेती छोटों की इज्जत करके। अब बबली थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़का और लड़की नजर आती है, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये देखकर बबली वहीं रुक जाती है और उस लड़की से कहती है, तू उस चप्पड़-गंजू की बेटी है ना, जो नुक्कड़ पर पान की दुकान लगाता है? बबली दीदी, आपको तो पता है ना, यही तो उम्र है प्यार मोहब्बत करने की। और यही उम्र है ना पढ़ने लिखने की। वो कौन तेरा चप्पड़-गंजू बाप करेगा? बबली दीदी समझो ना, आप प्लीज ना उनसे कुछ मत कहना। दीदी होगी तेरी माँ, मेरी उम्र तो अभी बस 24 साल है, समझा? दीदी, आप पापा को नहीं बोलोगे ना ये सब? देख, मैं तो इन मोह माया से दूर अपने हनुमान जी की भक्ति में लीन रहती हूँ, लेकिन मेरे सामने ये सब होता है ना तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता। तो क्या कर सकती हूँ अब मैं? दीदी मान जाओ ना, आप कहो तो मैं आपकी भी सेटिंग करवा दूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। राम राम राम, ये क्या बोल रही है तू? अब तो मैं ये बात तेरे बाप को बताऊंगी जरूर। लो, आ ही गया तेरा बाप। अंकल, ये रही आपकी बेटी किसी लड़के के साथ। अब बबली की बात सुनकर लड़का भागने लगता है। वैसे ही वो किचन में गिर जाता है और बबली ने झूठ बोला था उन्हें डराने के लिए। तभी बबली कहती है, ऐसे ही होते हैं लड़के, देखना मुसीबत में कैसे छोड़कर भागा तुझे, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गया। अब ये सुनते ही वो लड़की लड़के से कहती है, सही कह रही है बबली दीदी, ब्रेकअप। अब दोबारा मुझे नजर मत आ जाना। बबली ऐसे ही थोड़ी सी चुलबुली और शरारती थी, लेकिन जैसी भी थी वो हर किसी की मदद भी करती। अब जैसे ही बबली घर आती है वैसे ही बबली की माँ रानी बबली से कहती है, बबली, हो गई पूजा? आज इतना लेट क्यों हो गया? आज तो एक और प्यार के पंछी को आजाद करके आ रही हूँ। कितनों की बद्दुआ लेगी तू? रोज किसी न किसी को जुदा करके आती है और हनुमान जी की भक्ति भी करती है। तभी तो माँ हनुमान जी की तरह लोगों को रास्ता दिखाती हूँ कि अकेले रहो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। हाँ हाँ, किसी दिन तू ये सब करवा कर घर में बड़ा सा कांड करवाएगी। अब अगले दिन जैसे ही बबली मंदिर जाती है और पूजा करने के बाद हनुमान जी से मन्नत मांगती है, हे बजरंग बली, मुझे आपकी भक्ति से काफी सुकून मिलता है, लेकिन ये बाहर वाले और घर वालों को जरा आप ही देख लो। वो मेरी शादी के पीछे लगे हुए हैं। मैं शादी ना करूं तो भी चलेगा ना? ये सारी बातें बबली के पड़ोस में रहने वाले राम सुन लेता है, जो कि मंदिर में मौजूद था।
और वो बबली से कहता है, बबली, तू हनुमान जी की भक्त है तो क्या तू शादी नहीं करेगी? राम देख, तो अपने काम से काम रख। हाँ, और मैंने तुझे कितनी बार देखा है, और मैंने तुझे काफी बार देखा है। मेरे साथ तो पूजा करने मत आया कर। मैं कौन सा तेरा पीछा कर रहा हूँ? मैं तो पूजा करके घर जाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि हनुमान भक्त को प्यार नहीं होता, वो तो बस हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन शादी तो सभी करते हैं। लेकिन मैं सबसे अलग हूँ, मैं तो नहीं करने वाली शादी वादी। तुझे करनी है तो कर ले। मुझे जिससे करनी है उसे तो शादी करने का मन ही नहीं है। तो तू भी प्यार का पंछी है, बोल तो अभी आजाद करवाती हूँ तेरे प्यार के पंछी को। मुझे तो जिससे प्यार है वो मेरे सामने है, बाकी तू देख ले क्या करना है क्या नहीं। इतना बोलकर राम तो चला जाता है, लेकिन बबली इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और बबली समझ जाती है कि राम उसे ही ये कहकर गया है। तभी बबली भागकर राम के पास जाती है और राम से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरी वजह से रोज इस टाइम मंदिर आते हो। चलो समझ आया तुझे, ये बात कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सुन, अपने काम पर ध्यान दे राम, मुझे तुझसे प्यार नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगा, चलता हूँ, कल मिलेंगे। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही बबली घर पहुँचती है, उसकी माँ रानी बबली को देखकर कहती है, आज किस प्यार के पंछी को आजाद करके आई है? आज तो मैं खुद प्यार की पंछी बनकर आई हूँ माँ। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे भी प्यार हो गया। ठीक तो है ना तू? माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस अब थोड़ा आराम कर लूँ। बबली राम की बातें सोच ही रही थी। जो भी राम ने बोला क्या वो सच तो नहीं? तभी देर शाम भी बबली हनुमान जी के मंदिर जाती है और वहाँ उसे राम मिलता है, जिसे देखकर बबली कहती है, राम, सुबह जो तुमने कहा था क्या वो सच था? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो हनुमान जी की भक्त हूँ और तुमने जो वो कहा वो प्यार का मामला है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन तुम तो हनुमान जी की भक्त हो और मुझे लगता है हमारे गांव के सभी हनुमान जी के भक्त कवारे हैं, जैसा तुम्हारा मानना है। मेरा मानना तो यही है कि हनुमान जी की भक्ति करना यानी सिंगल रहना और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हनुमान जी ऐसा कहते हैं कि मेरी भक्ति करो और तुम शादी ही ना करो। मैं भी तो हनुमान जी का भक्त हूँ, पर मुझे भी तो किससे प्यार हो गया। अब इस दिल का क्या कर सकते हैं आखिर। तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? लेकिन मैं तो नहीं करती तुमसे प्यार, फिर तुम क्यों मुझसे प्यार करोगे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तभी तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने तुम यहाँ तक आ गई हो। अब तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतना सुनने के बाद बबली वहाँ से सीधा घर चली जाती है। उसे भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसे भी राम से प्यार है, क्योंकि वो राम पर औरों की तरह गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाती थी। और जब राम ने उससे प्यार की बातों में फंसा लिया तो अब बबली का दिल भी राम पर आ चुका था। अब ऐसे में कुछ समय बाद ये बात बबली की माँ को पता चलती है और बबली की माँ यानी कि रानी बबली से पूछती है, बबली, क्या तुझे सच में राम से प्यार है? ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि तुम दोनों अक्सर मंदिर में पूजा के बहाने साथ रहते हो। माँ, राम बहुत अच्छा लड़का है। मुझे उसने एहसास दिलाया है कि मैं कहीं ना कहीं उससे प्यार करती हूँ। और आप भी तो काफी समय से मेरे लिए लड़का ढूंढ रही हो और अब आपको लड़का मिल रहा है, तो आप मुझे ये मत कहना कि मैं राम को छोड़ दूं। मैंने कब कहा कि राम अच्छा लड़का नहीं है? लेकिन एक ही गांव में प्यार के बाद शादी, लोग बातें बनाते हैं तो समझने की कोशिश कर बबली। बबली अपनी माँ को काफी समझाती है, लेकिन बबली भी नहीं मानती और दोनों मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। और जब ये बात रानी को पता चलती है तो रानी भी बबली और राम को अपना लेती है, क्योंकि बबली के लिए काफी समय से कई रिश्ते आ चुके थे, लेकिन उन रिश्तों के लिए बबली मना कर देती थी। और अब राम और बबली दोनों ही हनुमान भक्त थे, तो दोनों की जोड़ी भी रानी को और राम के घर वालों को खूब पसंद आती। मीना की शादी उमेश नाम के लड़के से हो जाती है। मीना भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी के बाद बहुत समय बीत जाने के बाद भी मीना की कोई संतान नहीं होती और वो इस बात से बहुत दुखी रहने लगी थी। मीना की खुद की संतान न होने की वजह से दूसरों के बच्चे देखकर वो बहुत जलती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन उसकी सास सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, शादी को आज 2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक तेरी गोद नहीं भरी। कब देगी तू हमारे घर को वारिस? कब हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी? कहने को तो तू भगवान की बड़ी भक्त है और भगवान तेरे साथ ही इंसाफ नहीं कर रहे। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मेरी किस्मत में होगा तो मेरी गोद भर जाएगी और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है।
वो अपने भक्त को ज्यादा दुखी नहीं रहने देते। और माँ जी, आप मुझे इस तरह ताने क्यों देती रहती हैं? आपको क्या लगता है कि मैं माँ बनना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है माँ जी। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। मीना की सास उसे हमेशा ताने दिया करती और वो बेचारी सब कुछ सहती और कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन मीना के घर उसकी बहन विमला आती है। वो बेचारी बहुत लाचार होती है। मीना की बहन विमला अपने साथ अपने 2 बच्चों को लेकर आती है। मीना अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन के पास जाकर वो उससे कहती है, अरे विमला, तो इतने दिनों बाद यहाँ आना अंदर। तुझे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तेरे बच्चे कितने सुंदर हैं। तुझे इतने दिनों बाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आते वक्त तो मैं ये सोच रही थी कि तू मुझे मिलेगी या नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? वो सब छोड़, तो अंदर आ पहले। विमला घर में आती है। मीना अपनी बहन के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उससे बैठकर बातें करती है कि तभी विमला की बहन मीना से कहती है, मीना, दरअसल मेरे तेरे घर आने की एक वजह है जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। हो सकता है तुझे ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। ऐसा क्यों कह रही है विमला? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? बोलना, मैं करूँगी तेरी मदद। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, और अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तू बोल तो सही कि आखिर बात क्या है? दरअसल मीना, बात ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिस वजह से मैं अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। घर की ऐसी हालत है कि मैं इनको 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे इन 2 बच्चों का पालन पोषण करे। जब तक तेरे बच्चे नहीं हुए हैं तब तक तू इनको अपने पास रख ले। तेरे बच्चे होने के बाद मैं इनको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस तरह तुझे भी सुख मिल जाएगा और इन्हें भी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है विमला, मैं तेरे बच्चों को अपने पास रख लूंगी। तू चिंता मत कर, आखिर मैं भी तो इनकी माँ जैसी ही हूँ। मैं इन्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। विमला अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर चली जाती है। लेकिन विमला के जाने के बाद मीना अपना असली रूप दिखाती है और विमला के बच्चों को अपने घर का नौकर बना लेती है और उन दोनों बच्चों से बहुत काम करवाती है। सारा दिन काम करके जब दोनों बच्चे बैठकर एक टाइम का खाना खा रहे थे, तभी वहाँ मीना की सास सरला आ जाती है और बच्चों के आगे से उनके खाने की थाली को खींचते हुए मीना से कहती है, तेरे औरत के खुद के तो बच्चे हो नहीं रहे, दूसरों के बच्चों को यहाँ लाकर राशन खत्म कर रही है। तू तो वैसे ही बोझ है इस घर पर, और इन बच्चों का बोझ अलग से बढ़ा दिया तूने। माँ जी, तो मैंने कौन सा इन्हें बुलाकर अपने घर का मालिक बना दिया? मालिक तो देखना मेरे बच्चे होंगे इस घर के। ये लोग तो बस इस घर में कामकाज के लिए रखे हैं मैंने। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मीना उन बच्चों से नौकरों की तरह हर वक्त काम कराया करती और उसे उन पर जरा भी दया नहीं आती। एक रोज विमला की बेटी घर के बाहर बैठकर बर्तन धो रही थी। तभी वहाँ से कमला गुजर रही थी और ये सब देखकर कमला को उस बच्ची पर बहुत दया आती है और उससे रहा नहीं जाता। तो वो मीना के घर में घुसती है और मीना के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहती है, मीना, तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। तेरी बहन अपने बच्चे तुझ पर भरोसा करके छोड़ के गई है और तू उनके साथ ये सलूक कर रही है। नौकर बनाकर रखा हुआ है। भगवान ने तेरे साथ सही इंसाफ किया हुआ है। तुझे कोई संतान नहीं दे रखी। पहले बच्चों की कदर करना सीख तू। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। लेकिन मीना को उसकी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही समय बीतता है। वो पूजा कर रही थी और भगवान के पास खड़ी होकर उनसे कहती है, हे भगवान, मैं तेरी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, इतने प्रकार के भोग लगाती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हो। आप कब करोगे मेरा इंसाफ? कब बनूंगी आखिर मैं माँ? ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन बच्चे घर का काम कर रहे थे कि तभी विमला की बेटी रानी देखती है कि नीचे के हॉल में बिजली पॉइंट पर करंट आ रहा है और वो ये बात अपनी मौसी मीना को बताने ही वाली थी कि तब तक में मीना वहाँ आकर उस बिजली पॉइंट को छूने जा रही थी और ये सब रानी देख लेती है। वो अपनी मौसी को बिजली के पॉइंट से धक्का दे देती है। मीना दूर जाकर गिरती है। रानी अपनी मौसी मीना के पास जाकर उससे कहती है, मीना माँ जी, उस बिजली के पॉइंट में ना करंट है। अगर आप उसको छूटी ना तो आपकी जान भी जा सकती थी। मीना रानी को गले से लगा लेती है। अब मीना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है
कि कैसे वो इन मासूम बच्चों के जान की दुश्मन बन गई थी। उसी ने आज उसकी जान बचाई। ऐसे ही समय बीतता है। मीना अब दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती, उनके साथ हंसती खेलती, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती। मीना को अब उन बच्चों से लगाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही मीना को अपनी गलतियों का एहसास होता है, विमला उसके घर आकर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। ये सब देखकर मीना भगवान के पास जाकर उनसे कहती है, हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा। जब मैं उन बच्चों के साथ बुरा सलूक करती थी तब वो मेरे साथ थे, लेकिन जब मैं उन्हें समझी और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ तब आपने मुझसे वो 2 खुशी के पल भी छीन लिए। ना तो मेरी कोई संतान है। ये कैसा इंसाफ है भगवान आपका। मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं उन बच्चों से दूर नहीं जाना चाहती। मेरे साथ इतना बुरा मत करो भगवान, मत करो। भगवान देखता है कि मीना को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। भगवान उसकी गलतियों को माफ कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और मीना पेट से होती है और एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, मानो जिसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। मीना बहुत खुश होती है। मीना की सास सरला उसके बच्चे को हाथ में लेकर कहती है, तरस गई थी मैं इस दिन के लिए। अब जाकर भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी की। ना जाने कितना समय लगा दिया भगवान ने, लेकिन देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुनी तो जरूर और मुझे दादी बनने की खुशी दे ही दी। मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। सही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो हर किसी का इंसाफ करता है। जैसे मानो भगवान ने उनकी वर्षों पुरानी मुराद को पूरा कर दिया हो। लेकिन मीना भी अब माँ बन ही गई थी। लेकिन किसी ने सही ही कहा है, हाँ, भगवान सबका इंसाफ करता है और उचित तरीके से करता है। जैसे जब तक मीना ने उन बच्चों के साथ नाइंसाफी की, भगवान ने तब तक उसके साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन जिस दिन मीना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, भगवान ने उसके साथ सही इंसाफ किया। क्या सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। सभी कर्मों का इंसाफ इसी धरती पर रहकर ही हो जाता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो। दीपा एक गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ अनीता के साथ कोलकाता में रहा करती थी। एक दिन दीपा के लिए बहुत ही अच्छे घर से मनोज नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों में मनोज अपनी माँ शोभा के साथ दीपा को देखने आता है। दीपा को देखते ही शोभा को वो पसंद आ जाती है तो शोभा बोलती है, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। कोई अच्छा सा दिन देख लीजिए और इनकी शादी करवा देते हैं। माँ, मुझे पहले दीपा से कुछ बात करनी है। मनोज की बातें सुनकर शोभा बातों ही बातों में अनीता से बोलती है, बहन, मैं सोच रही थी थोड़ा बच्चे भी अगर आपस में बातचीत कर लेते और एक दूसरे को थोड़ा जान लेते तो काफी अच्छा होता ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीता और शोभा कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेला छोड़ देती हैं और वहाँ से बाहर जाकर बातें करने लगती हैं। ऐसे में मनोज दीपा से कहता है, देखो दीपा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर मुझे छोटे शहरी की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करनी है, पर मैं माँ को कुछ नहीं बोल सकता। जी, अगर ऐसा है तो आपने बाहर हाँ क्यों कहा? वो सब तो मैंने माँ के कहने पर कहा था। तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? हमारी शादी होगी दीपा, पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तुम बस हमारे घर की टेम्पररी बहू बनोगी और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। अगर इन दिनों में मुझे तुमसे प्यार हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम शादी कर सकते हैं। अपने परिवार की इज्जत की खातिर दीपा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और घर वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों की शादी होने वाली होती है और दुल्हा दुल्हन जब मंडप पर फेरे ले रहे होते हैं तो दीपा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अगर शादी एक पवित्र बंधन होता है और तुझे मेरी पूजा का फल देना है तो मेरी इस टेम्परेरी शादी को परमानेंट शादी में बदल देना। हम दोनों का साथ हमेशा बनाए रखना। मेरे दोनों परिवारों की इज्जत पर कभी कोई आँच मत आने देना भगवान। कुछ ही देर में उन दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और वो दोनों सभी का आशीर्वाद लेते हैं। शादी के बाद दीपा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और एक अच्छी बीवी की तरह मनोज की सेवा भी करती है। लेकिन मनोज
उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और अपने काम के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात घर के बाहर ही रहा करता था ताकि वो दीपा की शक्ल भी ना देख सके। लेकिन दीपा उसका सारी रात इंतजार किया कर। ऐसे ही एक दिन वो 2-3 बजे रात को नशे की हालत में लौटता है, जिस पर दीपा की सास उससे बोलती है, मेरे बेटे की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, पता नहीं वो क्यों करता रहता है ये सब। कोई बात नहीं माँ, पर मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। दीपा दिन रात अपने पति की सेवा करती है और धीरे धीरे मनोज का दिल पिघलने लगता है। ऐसे ही एक दिन दीपा बुखार में तड़प रही होती है और घर में कोई नहीं होता। दीपा इस हालत में भी घर का सारा काम करती है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तभी मनोज कमरे में आता है और दीपा को इस तरह बेहोश पड़ा हुआ देखकर बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटाता है और उसके माथे पर ठंडी पट्टियां करने लगता है। कुछ ही देर बाद जब दीपा को होश आता है तो मनोज उससे कहता है, माना कि तुम मेरी टेम्पररी बीवी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊं। तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जी मैं आपको क्या बताती, आपके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। खैर जाने दीजिए, मैं आपके लिए डिनर बना देती हूँ। बुखार से तड़प रही हो और अभी भी काम करने की पड़ी है। अरे अगर मैं बात नहीं करता तो तुम भी तो मुझसे बोल सकती थी ना। और तुम खाने की टेंशन मत लो, मैं बनाऊंगा खाना। अजी आपको पानी तक तो गरम करना नहीं आता, खाना कैसे बनाएंगे? मैं ठीक हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। इतना बोलकर दीपा उठने लगती है। जैसे ही वो उठती है उसे फिर से चक्कर आता है, लेकिन मनोज उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और उससे कहता है, देख लिया ना कितनी ठीक हो तुम, अब चुपचाप आराम करो और यहाँ से हिलना मत, मैं आता हूँ अभी। मनोज किचन में जाकर काम करने लगता है और जैसे तैसे कर वो दीपा के लिए खिचड़ी बना कर लाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है और दीपा से बोलता है, तो कैसी बनी है मेरी खिचड़ी? बहुत टेस्टी खाना बनाया है आपने, मजा ही आ गया इसे खाकर तो आज। अच्छा, फिर तो थोड़ा मैं भी खाकर देखता हूँ कैसी बनी है। मनोज जैसे ही वो खिचड़ी खाता है तो उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो बाथरूम में जाकर सब कुछ थूक देता है, जिसके बाद दीपा से बोलता है, छी, ये कितनी गंदी खिचड़ी है और तुम बोल रही हो अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम खा कैसे रही हो। कैसे मना कर दूं? आज पहली बार आपने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है, अपना इतना टाइम मुझे दिया है, अपना इतना प्यार दिया है, यही सब तो मैं चाहती थी, तो तारीफ कैसे ना करूं? दीपा, पर मैं अभी भी तुमसे प्यार नहीं करता और अगर तुम्हें ये सब देखकर लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। और हाँ, तुम आज भी इस घर की टेम्परेरी बहू हो। इतना बोलकर मनोज दूसरे कमरे में चला जाता है और दीपा अकेले बैठकर रोने लगती है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां खत्म होने लगती है, पर मनोज अभी तक उसको नहीं अपनाता, पर मन ही मन उसको चाहने लगता है। ऐसे ही एक रात मनोज नशे की हालत में घर लौटता है और दीपा से बोलता है, दीपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरा ईगो ये बार बार हम दोनों के बीच आ जाता है और मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल बहुत नेक है। आप सच बोल रहे हैं? मनोज दीपा को जोर से गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह दीपा को अपने साथ देखकर मनोज उससे गुस्से में बोलता है, भूल गई हमारी शादी किस बेस पर हुई थी? और याद है तो बताओ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम टेम्पररी बहू हो, टेम्पररी ही रहोगी। मैं आपके रूम में नहीं बल्कि आप मेरे रूम में हैं और कल रात भी मैं आपके पास नहीं बल्कि आप खुद मेरे पास आए थे और शायद आप भूल रहे हैं कि आज से ठीक 4 दिन बाद तो मैं इस घर की टेम्पररी बहू भी नहीं रहूंगी। इतना बोलकर दीपा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और 3 दिन बीत जाते हैं। दीपा अपना सामान पैक कर लेती है
और उसे ऐसे खुद से दूर जाते हुए देखकर मनोज अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाता और अपनी ईगो छोड़कर वो दीपा से बोलता है। दीपा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तो हमेशा से ही आपका साथ चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी हमारा ये टेम्परेरी रिश्ता टूट जाए। मैं तो हमेशा से आपकी परमानेंट होके रहना चाहती थी और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसको ऐसे माफी मांगता देख दीपा को तरस आता है और वो उसे माफ कर देती है। साथ ही मनोज भी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देता है और दीपा को गले लगाकर बोलता है, अब तुम टेम्परेरी नहीं हो बल्कि परमानेंट हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा तुम्हें अपना बना कर रखूंगा और तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मनोज अपने हाथों से दीपा की मांग में सिंदूर भर देता है और उसके माथे पर किस करता है, जिसके बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिनों बाद दीपा प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने यूं ही खुशी खुशी बीत जाते हैं और एक वो बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है। फिर सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये टेम्परेरी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके पति ने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।